हो गया बच्चों। आज का हम लोग का अध्याय है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा शुरू करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विद्युत धारा क्या होता है इसे समझ लेते हैं। विद्युत धारा तो आवेश जो होते हैं ना, आवेश पढ़ा चुके हैं। आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का जो प्रवाह होता है वो डिपेंड करता है कि जो चालक है वो कितना मोटा है या कितना पतला है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत धारा में अगर ये कोई तार है और इस तार में कोई धारा बह रही है, तो धारा बहने का सीधा मतलब है इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। और आवेश जो होते हैं वो धन आवेश और ऋण आवेश, दो तरह के आवेश होते हैं। धन आवेश प्रोटॉन पे पाया जाता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। प्रोटॉन जो है वो रुका हुआ रहता है हमेशा, वो कहीं जाता नहीं है। गति में कौन रहता है? तो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा से दूसरे दिशा में जाते हैं तो हम कहते हैं कि धारा बह रही है। लेकिन याद रहे, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इधर आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, न कि प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है वो किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। पॉजिटिव चार्ज बोलने का सीधा मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किधर जा रही है? प्लस से माइनस की ओर। तो जिधर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है उधर ही धारा की दिशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहा है तो हम कहेंगे कि धारा इधर जा रही है। समझ में आया? और धारा को सूचित करते हैं किस चीज से? आई से। तो धारा की दिशा हमेशा किसके विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। अच्छा, इसका मतलब हुआ विद्युत धारा क्या? तो आवेश के प्रवाह की दर। अब आवेश के प्रवाह की दर का मतलब समझो। मान के चलो कि कोई चौकीदार है जो गेट पे खड़ा है और गेट से कुछ आदमी गुजर रहे हैं। तो अगर गेट से 10 आदमी 1 मिनट में गुजरा तो 1 मिनट में गिन रहा है, काउंट कर रहा है कि एक मिनट में यहाँ से कितना आदमी गया। तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो चौकीदार है वो काउंटिंग का काम कर रहा है और उससे पूछा गया कि बताओ कि यहाँ से आदमी एक मिनट में कितना गुजर रहा है। तो वो बोला कि सर 10 गो गुजर रहा है हर मिनट पर, हर मिनट पर 10 आदमी मेरे पास से जा रहा है। तो कैसे? तो हम गिन के बता रहे हैं, हम गिन रहे हैं जो भी आदमी जा रहा है। तो जो गिनने का काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक के भाषा में हम लोग एमीटर कहते हैं, एम्पियर मीटर। समझ में आया? एम्पियर मीटर चौकीदार पे काम करता है। जैसे कोनो तार में लगा दिया तो तार में कोनो एमीटर लगा दिए तो एमीटर काम करेगा क्या? क्या काम करेगा कि जितना इलेक्ट्रिक पास होगा, माने जितना धारा पास होगा, तो उसमें वो काउंट करेगा कि यहाँ से कितना कूलम आवेश गया है। अगर 1 सेकेंड में 10 कूलम गया, मतलब हम मान लेते हैं कि हई जो डिवाइस है यह एमीटर है मान लेते हैं और तार में लगा दिए हैं, तो अगर इधर से 10 कूलम आवेश गया और ये गिना हर 1 सेकेंड पर 10 कूलम, हर 1 सेकेंड पर कितना कूलम? 10 कूलम। तो ये हमारे मतलब स्क्रीन पर यानी कि कांटा पर दिखाएगा, 10 पर दिखाएगा। अब 10 पर दिखाने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 10 कूलम जा रहा है और इसी को हम लोग 10 एम्पियर बोलते हैं। बात बुझाया? अगर 20 कूलम जाएगा तो हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 20 कूलम जा रहा है। अच्छा, अब ये बात बताओ हमको, ये तो काउंटिंग का काम कर रहा है, एमीटर बता दे रहा है कि हाँ भाई 20 कूलम जा रहा है। अगर हम 20 एम्पियर बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 20 कूलम गया है कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तब 20 कूलम में कूलम ऊपर है और सेकेंड क्या है? नीचे। अगर चौकीदार से ये पूछ दिया जाए कि ई तुम बताओ कि 4 सेकेंड में कितना मतलब आवेश गया होगा, तो वो सीधे सीधे क्या कहेगा? 80 कहेगा, 80 कूलम कहेगा। तब ठीक से देखो, टाइम 4 सेकेंड, आवेश क्यू का मान कितना? 80 कूलम। अब हम कहें कि बताओ तो कि धारा कितना गया है, तो धारा निकालने के लिए हम 80 में भाग कितना से देंगे? 4 से, माने क्यू में भाग देंगे किस चीज से? टी से।
तबे ना कट के 20 आएगा। तो हम Q/T का मान निकालेंगे तो ये 20 कूलम प्रति सेकेंड आएगा। इसी को बोलते हैं 20 एम्पियर। और देखो बाटा लग जाए तो समझ लो कि वो रेट हो जाता है, वो दर कहलाता है। ठीक है, दर का मतलब होता है हर एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। दर रेट इसी को न कहेंगे। हमको लगे कि भाई आवेश के प्रवाह की दर क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 20 कूलम प्रति सेकेंड है। अगर हम बोले कि 10 कूलम प्रति सेकेंड तो इसका मतलब हुआ एक सेकेंड में 10 कूलम, या इसे शॉर्टकट में 10 एम्पियर बोल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो अब आप बताइए कि आवेश के प्रवाह की दर को अगर विद्युत धारा कहते हैं तो इसके लिए आई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Q/T। फर्स्ट चैप्टर में आपको Q का फॉर्मूला Ne पढ़ाए थे, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ne/T हो जाएगा। अगर हम SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक इसका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ Q के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? कूलम। समय के लिए सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड हो गया। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो एम्पियर के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कि एम्पियर के नाम से जाना जाता है किसको? कूलम प्रति सेकेंड को। इसीलिए आवेश का एक और मात्रक हो जाता है। जैसे हम आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का एक और मात्रक आई भी टी से गुना कर दीजिए तो IT हो जाएगा। Q बराबर IT। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब समय यानी कि सेकेंड हो जाएगा मात्रक। कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। और यही एग्जैक्ट करता भी है बच्चा, वो विद्युत धारा मार के ही आता है जो तुम मारे हो, जबकि आंसर होगा आवेश और तुम विद्युत धारा मार के आओगे, वो गलत होगा। देखो ठीक से, IT एम्पियर सेकेंड किसके बराबर हुआ? आवेश के। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हुआ? आवेश का। केवल एम्पियर किसका हुआ? विद्युत धारा का। बोलो क्लियर हो गया। अब जैसे हम सवाल बोले कि किसी विद्युत परिपथ में इनको बंद करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड 10 के पावर 50 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा ज्ञात करें। ठीक है, हर एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10 के पावर 50। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि धारा निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? Q/T। तो हमें Q और T चाहिए। ठीक से देखिए, विद्युत धारा विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड मतलब क्या होता है? एक सेकंड। टाइम आपको कितना दे दिया है? एक सेकंड, माने 1s लिख सकते हो। 10 के पावर 50 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne होता है। हमको Q चाहिए, तो Q में अगर N का मान देखा जाए तो कितना है? 10 के पावर 50। E का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यही ना होता है। अब देखो इसमें अगर तुम गुना करोगे तो 1.6 गुने 10 के पावर 50 से 19 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये इतना कूलम किसका माना गया? Q का। I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। तो Q का मान रख देंगे 1.6 गुने 10 के पावर 31। अब आटा में T का मान 1, तो आंसर होगा 1.6 गुने 10 के पावर 31 एम्पियर। A का मतलब एम्पियर। तो धारा जब भी रहेगा तो एम्पियर लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कुछ और तरीका से भी ये पूछ सकता है। जैसे देखिए, अगर हम बोलें किसी चालक में 2 मिनट में 40 कूलम आवेश
40 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। तो धारा ज्ञात करें। बोलिए इसमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया है कितना? 2 मिनट दिया हुआ है, जबकि हमको सेकेंड में टाइम चाहिए, तो 120 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, अब आप Q का मान देख रहे हैं कितना है? 40 कूलम। तो आपका I बराबर Q बाई टी। Q का मान 40 और T का मान 120। 40 से कम 40, तो 1/3 भाग दीजिएगा तो 0.33 एम्पियर आंसर। बोलो समझ में आया? 3 आते चला जाएगा। तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर इससे हार्ड पूछना होगा सवाल को, तो हार्ड क्या कर सकता है? देखो, पूछ सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में 16 ESU प्रति सेकेंड आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा ज्ञात करें। ठीक है, बताइए टाइम कितना है? टाइम तो 1 सेकेंड हो गया, लेकिन Q का मान कितना है? 16 ESU। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आवेश Q/T होता है और SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर होने के लिए क्या जरूरी है? एम्पियर होने के लिए आवेश का मान कूलम में होना जरूरी है। तो ये किस चीज में दिया हुआ है? तो बताइए, ESU को कूलम में बदलना है, तो ESU का मान कितना होता है? 3 × 10⁹ और यही भयानक गलती करके आइएगा। ये तो मान नहीं बताए थे। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, मुबारक हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए बाबू, बताए थे कि 1 कूलम का जो वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं 3 × 10⁹ ESU। ये बताए थे कुत्तों, नालायकों। अब बता रहे हो, अब यहां से इसको बाटा मिलाओगे तब ESU का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ ESU का वैल्यू 1/3 × 10⁻⁻⁹ अब कूलम में चेंज हुआ। बात बुझाया? अब आप I बराबर निकाल सकते हैं Q/T। तो Q का मान क्या है? 16/3 × 10⁻⁻⁹ और टाइम कितना है? 1। अब भाग दे दो, तो 3 × 5 = 15 दशमलव 3 5.3 × 10⁻⁹ एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आना होगा इस फॉर्मूला से तो इसी टाइप का आएगा, इससे भारी सवाल नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन धारा के लिए आप जो पढ़ रहे हो, ये तो 10 क्लास का बात था। 10 क्लास में इतना पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, ESU IMU ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा लेवल आगे बढ़ाते हैं। देखो, कोई परिपथ अगर होगा, यदि धारा या यदि प्रवाहित धारा परिवर्ती हो, परिवर्ती का मतलब वेरिएबल, तो I का फॉर्मूला होता है dQ/dt। अब इसका मतलब समझो, अगर कोई धारा ऐसा है जो परिपथ में बह तो रहा है, लेकिन उसका मान लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है, परिवर्तित धारा हो। और अगर परिवर्तित धारा हुआ तो हम इस फॉर्मूला से नहीं बना सकते। जो फॉर्मूला अभी पढ़े I बराबर Q/T, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा, जैसे कि इस पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन रहेगा कि एक परिपथ में प्रवाहित
धारा प्रवाहित धारा का आवेश समय फलन Q बराबर 3t⁴ माइनस TQ प्लस 2t² प्लस 1 2t² प्लस t प्लस 1 या यहाँ पे 10 हो सकता है कूलॉम है। तो 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। अब यहां बढ़िया समझो, जैसे बोल रहा है कि प्रवाहित धारा क्या हो, परिवर्ती हो। कोई परिपथ है उसमें धारा का मान बदल रहा है, कैसे बदल रहा होगा, तो उसका एक अपना इक्वेशन होगा जिसके हिसाब से वो धारा चेंज हो रहा होगा। जैसे हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ कह रहा है कि एक परिपथ में प्रवाहित धारा का आवेश समय फलन इतना दिया हुआ है, तो आप सोचिए ये आवेश समय फलन का मतलब क्या हुआ। ये जो चर राशि का इसमें प्रयोग किया गया है t, ये समय को दिखा रहा है और इसमें टाइम का वैल्यू रखिएगा तो इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो आवेश का मान आएगा। इसका मतलब होता है आवेश समय फलन। मतलब ये कि अगर तुम टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखो, ठीक है, तो 1 अगर रखोगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कितना 2 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 1, फिर यहाँ कितना 10। अब देखो चेक करके कितना है, 3 1 से 1 गया 2, 2 2 4, 4 1 5, 15 आया। तो ये जो 15 आया t बराबर कितना रखे थे, 1 सेकेंड रखे थे, t बराबर 1 सेकेंड रखे लेकिन आया 15, लेकिन 15 किसका मान हुआ, Q का, यानी आवेश का मान हुआ। यानी पहले सेकेंड में परिपथ में कितना कूलम आवेश गया, 15 कूलम। तो अब बताओ दूसरे सेकेंड में 15 कूलम ही जाएगा कि कुछ और जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो मान बदल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, यहाँ 2 का पावर 3 करना पड़ेगा और वैल्यू क्या आएगा, अलग आएगा। अगर 3 रखोगे तो और अलग आएगा। तो मान बदल रहा है कि नहीं। अब बताओ आवेश का मान बदलेगा तो आवेश का मान अलग अलग आ रहा है। और तुम अभी कुछ देर पहले जो सवाल पढ़े हो, अभी जो तुमको हम इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं इस फॉर्मूला का थोड़ा देर पहले, कि 20 एम्पियर का मतलब क्या हुआ। 20 एम्पियर का मतलब हुआ 20 कूलम प्रति सेकेंड। हर 1 सेकेंड में कितना आवेश, 20 कूलम, हर सेकेंड में 20 कूलम आवेश जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आवेश का मान हर सेकेंड में बराबर बराबर फ्लो हो रहा है। तो क्या धारा का मान चेंज होगा, नहीं। पहले सेकेंड में भी धारा 20 एम्पियर था, तो दूसरे सेकेंड में भी धारा का मान 20 एम्पियर और तीसरे सेकेंड में भी 20 एम्पियर। तो इस तरह के धारा को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के धारा को अचर धारा, अचर या अपरिवर्तित धारा, यही ना बोलेंगे, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कांस्टेंट करंट। तो आपसे कभी भी कांस्टेंट ये फॉर्मूला जब भी पूछे हम, तो ये किस करंट के लिए होगा, कांस्टेंट करंट के लिए होगा। लेकिन अगर धारा चेंज हो रहा हो तब फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, dq बाई dt। dq बाई dt का मतलब टाइम बदलने से क्या बदल रहा है, आवेश बदल रहा है, और इसके बदलने से क्या बदलेगा, धारा। समझ में आया। तो I का फॉर्मूला dq बाई dt हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब मुझे इस सवाल को बनाना है तो हमें ये पता करना होगा कि दूसरे सेकंड में धारा कितना बहेगा। अगर पूछ दिया तीसरे सेकंड में, तो तीसरे सेकंड में कैसे निकालेंगे, यही चीज समझना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है dq बटा dt। तो हम इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो I बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे dq बटा में dt, और d और q का मान लिख लेंगे बाई dt में। q का मान हमारा कितना था, 3t का पावर 4 माइनस t क्यूब प्लस 2t² प्लस t प्लस 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है,
तो अवकलन याद होगा, मैंने बोला था कैसे करते हैं। अवकलन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो x के पावर 10 है, इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन। तो माथा पर कई गो लड्डू है, 10 गो नीचे उतरा, एगो लड्डू एगो लड़का खा गया, तो 9 हो गया डिफरेंशिएशन। बुझाया? नीचे उतारना है, ऊपर एगो कम करना है। समझ में आया? वैसे ही यहाँ देखो, नीचे 4 आएगा, यहाँ बगल में क्या है 3, तो गुना कर लो, 4 3 12, एगो कम कर लो 3, फिर 3 को उतारो 3, ऊपर एगो कम कर लो 2, फिर प्लस 4, एगो कम कर लो तो टी हो गया। ऊपर कुछ नहीं है तो खाली 1 लिखाएगा, क्योंकि 1 नीचे आया, तो उस पर एक 1 कम कर दोगे तो पावर 0, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए खाली क्या हो जाएगा 1। और 10 के पास कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब बताओ ये किसका मान आया? आई का। और आई का मान, अब इसमें टाइम का वैल्यू रखोगे, जितना रखोगे वो आई का मान बताएगा कि क्यू का? आई का मान बताएगा, क्योंकि अब ये किसके बराबर हो गया है? आई के बराबर। और पहले सवाल में ये किसके बराबर था? क्यू के बराबर। तो ये क्यू का मान दे रहा था, हमें किसका मान चाहिए था? आई यानी धारा का। तो टाइम कितना पर? दूसरे सेकंड पर। तो दूसरे सेकंड पर आई का वैल्यू बराबर t बराबर 2s इक्वल टू 12, और यहाँ 2 रखिएगा, तो 2 का पावर 3 माइनस 3 गुने 2 का पावर 2 प्लस 4 गुने 2, अब प्लस में क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 12 8 96 माइनस 2 दूना 4 3 12 प्लस 8। अब 8 से 12 चला गया, आई प्लस 1 है, तो 8 1 9, 9 से 12 चला गया 3 माइनस 3, 96 से 3 घटा लो 93, तो 93 एम्पियर आंसर हो गया। यानी कि दूसरा सेकंड में कितना बहेगा 93। अब वही पहला सेकंड का रहता तो 1 रखते, तो वहां पे मान अलग आता कि नहीं? तो बोलो ये किस तरह का धारा हुआ? परिवर्ती धारा। तो धारा 2 किस्म के हो सकते हैं, एक कांस्टेंट और एक क्या होता है वेरिएबल। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो मान के हिसाब से धारा 2 हुआ, लेकिन धारा इस तरह से भी 2 किस्म का होता है, एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। थोड़ा सा उसमें भी फर्क हम लोग जानेंगे, पहले इसको नोट। ओ कवाज जैसे मुंह वाले आदमी, देखो इधर समझो। आइए दिखाते हैं आपको अलग अलग कलर। बताइए कौन सा कलर है? और ये और ये वाला और ये वाला कलर सब समझ में आ रहा है? फिर से हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो। हाय 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 येलो नीला नीला कलर दिख रहा है। आप सुनो ध्यान से, कहीं कहीं गांव में 3 फेज वाला तार होता है, कहीं कहीं 5 फेज का होता है, कहीं कहीं 4 फेज का होता है। तो डिपेंड ये करता है कि क्षेत्र कैसा है, शहरी क्षेत्र है या गांवी क्षेत्र है। गांवी मतलब गांव का क्षेत्र है, वहां पे बिजली का उपयोग किस प्रकार और किस चीज में किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बाबू लोगों को पहले हम 3 गो का नाम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर, ठीक है, इस कलर को हम लोग अर्थिंग वायर कहते हैं। मतलब अर्थिंग देने के लिए हम जिस कलर का प्रयोग करते हैं, अर्थिंग देने के लिए माने पृथ्वी से तार जोड़ना चाहिए अगर हमको परिपथ में, तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि अर्थिंग का कलर कैसा होता है। बात समझ में आया? तो कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर हो गया? ये अर्थिंग का हो गया। जो ब्लैक कलर आप लोग देख रहे हैं, इसका सीधा याद रखना है, न्यूट्रल कहा जाता है इसको। न्यूट्रल, उदासीन तार। तो उदासीन तार का कलर अगर पूछ दिया जाए तो आपको काला याद रखना है। और हई जो रेड कलर देख रहे हो, रेड कलर,
इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बहुत सारा नाम है। इसका नाम हॉट वायर है, लाइव वायर है, लाइव के अलावा मेन वायर है, मेन के अलावा फेज वायर है। तो देखो क्या क्या नाम है, हॉट, लाइव, मेन, फेज। समझ में आया? गरम तार, जिंदा तार, मेन तार, मेन तार। समझ में आया? तो आपको याद रखना है, जिंदा तार का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। मॉरल है बा, न्यूट्रल करिया। ठीक है, अब तुम लोग ये सोच रहा होगा कि सर ये कौन सा ये किसके लिए है? तो ये याद रखना है कि हमारा अगर मन करे तो हम हॉट वायर के लिए पीला कलर या ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन जनरली कौन सा कलर चलता है? हाँ, इन तीनों को इंटरनेशनल कलर कहा जाता है। इंटरनेशनल का मतलब हुआ किसी भी देश में चले जाओ तो जिंदा तार का रंग लाल ही मिलेगा। किसी भी देश में चले जाओ और वहां का वायरिंग देखो और उसमें कलर देखोगे तो लाल कलर देखते ही समझ जाना कि यह लाइव वायर है, इसी को छूने से करंट लगेगा। बात बुझाया? दूसरा चीज कि न्यूट्रल, ये उदासीन तार होता है। ये इसका काम क्या होता है और ये अर्थिंग, इसका काम क्या होता है? तो थोड़ा सा सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो तीनों ही तार देख रहे हो, ये हमारा फेज कहलाता है। जैसे कि पोल पर जो 3 गो तार होगा, नहीं तो 4 गो होगा, नहीं तो 5 गो होगा, तो उस 3 में से कम 2 गो या कम से कम 3 गो जो तार होता है वो इसमें से फेज वाला वायर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 3 फेज आया है, कब कब बोलते हैं कि एगो फेजे उड़ गई, ऐसे बोलते नहीं है। तब फेज उड़ना क्या होता है, ये सब चीज समझना है। ठीक है, अरे भाई, फेज उड़ना और फ्यूज उड़ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हम समझाएंगे। लेकिन गांव देहात के लड़का सब क्या उस टाइप का बात करेगा जिससे कर रहे हो। अरे पहले समझ, हम गांव के हैं तो मैं ऐसी नहीं कर। लगभग ये सब चीज हम डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, अब समय तो है नहीं तो आज ही बता देते। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को कल दिया जाएगा। ठीक है, आज नाम जान गए ना, कल इसके बारे में डिटेल नॉलेज यही। कल नहीं, मंडे को, सोमवार को बताएंगे। परसों